हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय, आप कोई कुछ भी बोल सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और एक से अधिक बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, मैंने केवल व केवल उन्हीं प्रश्नों को लिखा है। तो देखिए, ये वीडियोस जो भी वीडियोस पॉलिटी के आ रहे हैं हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखा है तो रिवीजन के तौर पर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ऐसे ही देखिए, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, ये सारे चैप्टर मेरे द्वारा कवर कराए जा चुके हैं और हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय का पार्ट 3 है, पार्ट 1 और 2 कराया जा चुका है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ पर चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। कोई भी संविधान कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर आप बोल सकते हैं उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट है। अगला प्रश्न है, कौन से मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की आधारिकता में आते हैं? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वे कौन से मामले हैं। ठीक है, कौन से मामले हैं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की आधारिकता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। आप सभी को पता है, जब आपने मूल अधिकार पढ़ा होगा तो आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से देखिए एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा जुबान पर याद होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो संसद को अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार जो है वो दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संविधान द्वारा विधि बनाकर। अभी ऊपर यही प्रश्न पूछा गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किससे है? तो संसद को है। और किस प्रकार से? संसद द्वारा विधि बनाकर क्षेत्राधिकार में जो है वो बदलाव किया जा सकता है। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने पर किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है। अगला प्रश्न है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। तो खंड ए, आर्टिकल 143। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न यही पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो खंड ए में है, आर्टिकल 143। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जब तक वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है तभी वह परामर्श देता है, यानी अपना जो स्वीकृति है, ठीक है, जो निर्देश है वो देता है। तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार आप देख सकते हैं यूपीएससी प्री 2001 में भी ये प्रश्न सेम ऐसे ही पूछा गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श कब देता है? तो तभी देता है जब ऐसे परामर्श के लिए राष्ट्रपति महोदय कहते हैं तो। ठीक है। अगला प्रश्न है,
देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि जो कोई भी मामला चल रहा है उसे कहीं और भेज दिया जाए। ठीक है, तो ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर सरकारी नौकरी में ओबीसी का जो आरक्षण है, तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ आपने पढ़ा होगा। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में किस विषय में है? तो सरकारी नौकरियों में ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के संबंध में उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया है, तो आर्टिकल 355, ठीक है, 355 355। अगला प्रश्न है, यहाँ पर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे कम अवधि के लिए भारत के न्यायाधीश कौन थे? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि सबसे कम अवधि के लिए भारत के न्यायाधीश कौन थे? तो कमल नारायण सिंह जो थे वो सबसे कम अवधि के लिए, सबसे कम समय के लिए न्यायाधीश रहे। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम है। यहाँ पर पूछा गया है कि सही क्रम कौन सा है? तो पहले थे HL दत्तू, उसके बाद TS ठाकुर, उसके बाद जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, खेहर, यहाँ पर है जगदीश सिंह खेहर। तो इस प्रकार से देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 3 है और एक और पार्ट आपको देखने को मिलेगा पार्ट 4। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से देखिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। तो आप इन वीडियोस को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।